Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने जाना था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस जानी थी, उसके बारे में समझा था, हिस्ट्री जानी थी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बायोलॉजी में क्या एप्लीकेशन है इसको समझा था। तो आज के हमारे सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखेंगे डेटाबेस का, डेटाबेस बनाने का पर्पस देखेंगे, इम्पॉर्टेंस क्या होती है डेटाबेस की, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जानेंगे, डेटाबेस की और फर्दर काइंड्स देखेंगे और काइंड्स में हम क्या देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंपोजिट डेटाबेस। और लास्टली में हम थोड़े से फुल फॉर्म्स देखेंगे जो कि आपके डेटाबेस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है। अब बायोलॉजिकल डेटाबेस आर लाइब्रेरीज ऑफ लाइफ साइंस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, पब्लिश्ड लिटरेचर, हाई थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस। तो देखिए, बायोलॉजिकल डेटाबेस और कुछ नहीं है, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन? लाइफ साइंस की इंफॉर्मेशन, जो कि आपने कैसे कलेक्ट की है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से या लिटरेचर से या फिर एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर कंप्यूटेशनल एनालिसिस के द्वारा। तो ये सब मेथड्स के हेल्प से आपने जो लाइफ साइंस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसे स्टोर करने की जगह है या लाइब्रेरी है बायोलॉजिकल डेटाबेस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डेटाबेस में हमें क्या मिलेगा? लाइफ साइंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। दे कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च एरियाज इंक्लूडिंग, अब लाइफ साइंस के किस किस फील्ड से आपको इन्फॉर्मेशन जो है बायोलॉजिकल डेटाबेस में मिलेगी? जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, माइक्रो एरे जीन एक्सप्रेशन एंड पॉलीजेनेटिक्स। तो जैसे हमने ये समझा था कि ओमिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टोटलिटी में स्टडी करना। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? बायोलॉजिकल डेटाबेस में। Information contained in biological database includes gene function, structure, localization, both cellular and chromosomal, clinical effects of mutation। तो इस तरह का जो डेटा है वो आपको बायोलॉजिकल डेटाबेस में मिल सकता है। अब देखते हैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो है डेटाबेस की वो कैसे होती है। तो डेटाबेस को जो है डेटा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तीन तरह से बांटा गया है कि डेटा किस प्रकार का है। सबसे पहले सीक्वेंस डेटाबेसेस, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सीक्वेंस डेटाबेसेस में क्या होगा, जो आपके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। सेकेंड है आपका स्ट्रक्चर डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटाबेस में आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे। और फंक्शन डेटाबेस में क्या होगा, इट प्रोवाइड्स फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ जीन प्रोडक्ट, जैसे कि ये जो mRNA है इसने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जो आपका प्रोटीन है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एंजाइम है, ठीक है, तो वो एक जीन प्रोडक्ट है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है? कैटालिसिस करवाना, या वो किस तरह से बायोलॉजिकल किस रिएक्शन में क्या रोल प्ले कर रहा है, आपकी बायोलॉजी में, आपकी फिजियोलॉजी में क्या रोल प्ले कर रहा है, ये काम फंक्शनल डेटाबेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स देखते हैं हम बायोलॉजिकल डेटाबेस के। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस इज लार्ज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ परसिस्टेंट डेटा यूजुअली एसोसिएटेड विथ कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट, क्वेरी एंड रिट्राइव कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डेटाबेस का जो पर्पस एक तरह से कह सकते हैं क्या है, आपको अपडेट रहना है, क्वेरी कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द डेटा स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। आसान भाषा में समझें अगर, तो हमें बायोलॉजिकल डेटा को अगर एक्सेस करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नोट्स बनाई रहती हैं, ठीक है, तो आप नोट्स क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं जिससे आपको अपने सिलेबस की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पर सब मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो बायोलॉजिकल डेटाबेस बनाते हैं उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और इस स्टोरेज की वजह से आप कभी भी चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजिकल डेटाबेस को बनाया जाता है।
The chief objective of the development of a database is to organize data in a set of structured records to enable easy retrieval और information. जैसे कि अब आपको अगर आपको अपना कमरा सजाना है तो आप हर एक चीज़ को सलीके से रखते हैं ना, जिससे आपको पता हो कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है और ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत उस सामान को ढूंढ सकें. और सोचिए अगर आप अपना सब सामान फैला कर रखेंगे तो क्या आप उसे टाइम पर जो है एक्सेस कर पाएंगे, आप उसे ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जिससे जब भी वहाँ पे आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत उसको रिट्राइव कर सके. रिट्राइव करना मतलब एक्सेस कर सके उसको. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं. अ फ्यू पॉपुलर डेटा बेसिस आर, ये जो फ्यू पॉपुलर डेटा बेसिस है उनके नाम हैं. ठीक है, जेन बैंक जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा बनाया गया है. स्विस प्रॉट जो कि स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा बनाया गया है. और PIR जो कि प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स है. ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई बायोलॉजिकल डेटाबेस के बारे में. अब देखते हैं कि पर्पस क्या है बायोलॉजिकल डेटाबेस का. तो पर्पस दो ही हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस के. ठीक है, 2 पर्पस. पहला है मेक बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल टू साइंटिस्ट. सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो पर्पस है वो मेक बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल टू साइंटिस्ट. जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी ने कुछ रिसर्च की और उस रिसर्च का रिजल्ट जो है वो डेटाबेस में उन्होंने स्टोर कर दिया. अब यहाँ से बहुत दूर भी मान लीजिए अमेरिका में भी कोई रिसर्चर अगर रिसर्च करना चाहता है तो उसको वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है. तो इसकी वजह से साइंस में एडवांसमेंट अच्छे से हो सकती है. ठीक है, अब सेकेंड पर्पस क्या है इसका, टू मेक बायोलॉजिकल डेटा अवेलेबल इन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म. ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं कंप्यूटर की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है. अगर आप खुद अपने हाथ से रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और कितने लोग लगेंगे, लेबर लगेगा, मनी लगेगा. लेकिन अगर वही चीज़ आप कंप्यूटर में स्टोर करेंगे और कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में वो रहेगा तो उसे एक्सेस करना, उसे एडिट करना, हर चीज़ आसान हो जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल डेटाबेस का. तो डेटाबेस एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि डेटाबेस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस जैसे वर्क करते हैं. Databases are used to store organized data in such a way that information can be retrieved easily via a variety of search criteria. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप आसानी से जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और बहुत तरीके से आप उसको सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही तरीका है कि आप वही चीज़ डालेंगे तभी आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी. फिर इट अलाउज नॉलेज डिस्कवरी विच रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस बिटवीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वर नॉट नोन व्हेन द इंफॉर्मेशन वॉज फर्स्ट एंटर्ड. ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ रिसर्च हो रही है तो पहले उसके बारे में कुछ बातें पता चली, वो आपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया. फिर आगे चल के और कुछ बातें पता चली, वो आपने स्टोर कर लिया. तो अगर आप एक ही जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो अल्टीमेटली आप उसके बीच में कोई रिलेशन जो है अगर होगा तो आप उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी डेटाबेसेस हैव बिकम द मॉलिकुलर बायोलॉजीज रेफरेंस लाइब्रेरी. सेकेंडरी डेटाबेस क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. इट हेल्प्स टू सॉल्व केसेस वेयर मैनी यूजर वांट टू एक्सेस द सेम एंट्रीज ऑफ डाटा. अगर देखिए यहाँ पे अगर एक ही मतलब डेटा को मल्टीपल यूज़र एक्सेस करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे एक ही बुक है तो आप एक ही पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है. लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है. सेम इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ पीपल कैन एक्सेस, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा अलाउ करता है जिससे कि आप जैसे आप कभी भी कोई इंडेक्स बना लेते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि हाँ इस पेज नंबर पे ये कंटेंट है, तो ईजिली हो जाता है. यहाँ पे हर चीज़ सिर्फ करी जा रही है जिससे कि साइंस में, रिसर्च में एडवांसमेंट करने में हमें ईजी हो. इट हैव्स टू रिमूव रिडंडेंसी ऑफ डेटा. ठीक है, ये डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव करने में मदद करता है. मतलब उसमें कोई भी अगर आपको जो है क्या कहते हैं इनएक्यूरेटनेस होगी अगर, तो उसे हटाने में काम करता है. अब देखते हैं कि फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड हैं डेटाबेस से. सबसे पहला टर्म है एंटिटीज़.
एंटिटीज़ मतलब द काइंड ऑफ थिंग दैट वी वांट टू स्टोर इन अ डेटाबेस, मतलब जिस तरह की चीज़ों को हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं उस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, एंटिटीज़ बोलते हैं। उन्हें एड्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है एंटिटी। जैसे कि जीन्स हो गए, डीएनए सीक्वेंसेस हो गए, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस हो गए। और रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स हैं द पर्टिकुलर थिंग स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, जो चीज़, ये आपका क्राइटेरिया हो गया कि वो एंटिटी का नाम क्या है, जीन। लेकिन जो जीन का रिकॉर्ड है, पर्टिकुलर जीन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो जीन कौन सी है, जीन BRCA1 एग्जाम्पल के लिए। फिर थर्ड है आइडेंटिफायर्स और की। अब ये क्या है, द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। जैसे आपका नेम समझ लीजिए XYZ है, तो आपको उससे एड्रेस किया जाता है, इससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। उसी तरह से मान लीजिए एक जीन को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको कुछ की देंगे जिससे उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन बनेगी। फील्ड्स क्या होता है, द प्रॉपर्टीज दैट एन एंटिटी हैज़, मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि आपने जो एंटिटी को सेव किया है वो किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है। द नेम, सीक्वेंस एंड म्यूटेशंस ऑफ द जीन। ठीक है, मतलब वो किसके अंतर्गत आती है, उसका नाम बता रहे हैं या सीक्वेंस बता रहे हैं या उसके अंदर जो म्यूटेशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपने उसका नाम रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि बायोलॉजिकल डेटाबेस में जो डेटा अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा प्रेजेंट होता है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन होती क्या है, किस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम डेटाबेस में रिजर्व करके रखते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को, डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर्स को हम स्टोर करते हैं, या फिर कंप्लीट जीनोम्स और जीनोम के मैप्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं। और अभी एडवांस में जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके हेल्प से हम जीन एक्सप्रेशन को भी स्टोर कर सकते हैं और जेनेटिक वेरिएशन को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फर्दर काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस पे। अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो बेस्ड ऑन डेटा थी कि डेटा के बेस पे जो है डेटाबेस के कितने टाइप हुए, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे ये हम देखेंगे कि जो ओरिजिन है डेटा का या जो कलेक्शन है डेटा का उसके बेस पे 3 तरह के डेटाबेसेस हो सकते हैं, प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस और कंपोजिट डेटाबेस। सबसे पहले हमें देखना है प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है। प्राइमरी डेटाबेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्काइवल डेटाबेस। ठीक है, प्राइमरी डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जो डायरेक्ट कोई रिसर्चर जो है प्रोवाइड कराता है, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट हुआ और वहाँ से जो एज इट इज़ डेटा आपने स्टोर किया या उस रिसर्चर ने जो है डेटाबेस में जो एंट्री की उसे प्राइमरी डेटाबेस कहते हैं। दे आर पॉपुलेटेड विथ एक्सपेरिमेंटली derived डेटा सच एज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर सबमिटेड डायरेक्टली इनटू द डेटाबेस बाय रिसर्चर। ठीक है, रिसर्चर जब एक्सपेरिमेंट करके डायरेक्ट अपना डेटा जो है वो डेटाबेस में सबमिट करता है तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटाबेस कहते हैं। Once given a database accession number, the data in primary database are never change। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एक्सेशन नंबर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी डेटाबेस में जब आप कोई डेटा सबमिट करते हैं तो आपको एक एक्सेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेशन नंबर को आप वैसे समझिए जैसे आप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाते हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इनरोलमेंट नंबर होता है वैसे ही समझ लीजिए एक्सेशन नंबर है, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके और आपके मतलब आपको वो स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है जिससे आपने जो डेटा सबमिट किया है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। एक बार जब आपको एक्सेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद आप उस डेटाबेस में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द साइंटिफिक रिकॉर्ड। ये जो है प्राइमरी डेटाबेस होते हैं, ये साइंटिफिक रिकॉर्ड के पार्ट बनते हैं। अब प्राइमरी डेटाबेस के एग्जांपल्स देखते हैं। प्राइमरी डेटाबेस की एक बात है कि ये इंफॉर्मेशन कंटेन तो करता है लेकिन सिर्फ सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए नहीं करता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस इंक्लूड स्विस प्रोट एंड PIR फ्रॉम प्रोटीन सीक्वेंसेस। प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए 2 डेटाबेसेस हैं, स्विस प्रोट एंड PIR प्राइमरी डेटाबेसेस। जेनबैंक एंड DDBJ फॉर जीनोम सीक्वेंसेस। इन फुल फॉर्म्स के लिए आप परेशान मत होइए, लेक्चर के लास्ट में मैंने इन फुल फॉर्म्स को डिस्कस किया है। ठीक है, प्रोटीन डेटा बैंक फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर,
ENA, ZenBank एंड DDBJ फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन सीक्वेंस के लिए अलग डेटाबेस है, जीनोम सीक्वेंस के लिए अलग डेटाबेस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए अलग डेटाबेस है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए अलग डेटाबेस है, ठीक है, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें। अब आते हैं सेकेंडरी डेटाबेस के ऊपर। सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या होते हैं? ये डेटाबेसेस जो होते हैं प्राइमरी डेटा से डेराइव्ड होते हैं, मतलब प्राइमरी डेटा से डेराइव्ड होते हैं सेकेंडरी। तो इसमें देखते क्या होता है। सेकेंडरी डेटाबेसेस कंप्राइजेस डेटा डेराइव्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एनालाइजिंग प्राइमरी डेटा। Secondary databases often draw upon information from numerous sources including other databases, ठीक है। सेकेंडरी डेटाबेस में डायरेक्ट कोई रिसर्चर जो है अपने जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो नहीं अपडेट करता है, बल्कि सेकेंडरी डेटाबेसेस वो होते हैं जो पहले से ही प्राइमरी डेटाबेसेस में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन डराइव करते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड वोकेबलरीज एंड साइंटिफिक लिटरेचर, ये वोकेबलरीज से या फिर साइंटिफिक लिटरेचर से डेटाबेस इंफॉर्मेशन को डराइव करता है। दे आर हाईली क्यूरेटेड, often using complex combination of computational algorithms and manual analysis and interpretation to derive new knowledge from the public record of science, ठीक है। जो रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम को फॉर्म करता है और नई नॉलेज को डराइव करता है। सेकेंडरी डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन डराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटाबेस, जैसे हमने अभी पढ़ा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्कॉप एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सेकेंडरी डेटाबेस डेवलपमेंट है स्कॉप। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की है कैथ। स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की है प्रोसाइट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोटीन, यूनिप्रॉट नॉलेज बेस। तो यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि जो सेकेंडरी डेटाबेस है वो सीक्वेंस बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है एंड साथ साथ फंक्शन भी बता रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेस में। कंपोजिट डेटाबेस क्या होता है? कंपोजिट डेटाबेस वो होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटाबेस प्रेजेंट होता है, मतलब कई तरह के प्राइमरी डेटाबेसेस को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और उसे कंपोजिट डेटाबेस कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वजह से अलग अलग आपको हर प्राइमरी डेटाबेस को सर्च करने का जो नीड है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। हर कंपोजिट डेटाबेस में अलग अलग तरह का एल्गोरिदम होता है, ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जो NCBI है वो ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन नाम की एक डेटाबेस को होस्ट करती है, जो कि एक कंपोजिट डेटाबेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो है बायोलॉजिकल डेटाबेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब लेकिन लास्टली में हम लोग देखते हैं थोड़े से फुल फॉर्म्स, जैसे हमने अभी ऊपर यूज़ किए हैं फुल फॉर्म्स, तो देखते हैं कि उनका फुल फॉर्म है क्या। तो सबसे पहला है EMBL, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। DDBJ, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। NCBI का हमने फैमिलियर हो गए हैं, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। INSDC, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कलेक्शन। EBI है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, प्रोटीन डेटा बैंक, और ये ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। तो ये सब वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये सब डेटाबेस है, इन सब को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमने बायोलॉजिकल डेटाबेस के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाले लेक्चर में इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाबेसेस को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जेनबैंक हो गया, ओमिम हो गया, ठीक है। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं जो कि आपके सिलेबस के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और जब हमारा ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो थियरी सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा अबाउट 8 to 9 लेक्चर्स में, तो लास्ट के 2-3 लेक्चर में हम क्या करते हैं, आपके कन्वीनियंस के लिए प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि जैसे जेनबैंक को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। या अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सीक्वेंस होमोलॉजी, तो उसमें पहले थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करना ही पड़ेगा, वरना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब बाकी आगे के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके उन फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत हो, ये लेक्चर उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, उनको भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।